हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की सीडीपी की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन जो आपका चैप्टर है उसके अंदर एक सब चैप्टर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, और इसी के साथ सोशोलॉजिकल फैक्टर क्या है और इमोशनल फैक्टर क्या है। इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनका एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, इसको किस तरह से हम नाफिज करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत ही अहम फैक्टर है। चलिए देखिए, आप अपना सिलेबस देखेंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, सब में ये टॉपिक दाखिल है। इससे पहले पहली क्लास में दो टॉपिक को हम लोग मिल करके उसको क्लियर कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज हम तीसरे चैप्टर में क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, बेआईनी ही जैसा आपका सिलेबस है सीडीपी का उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासें चल रही हैं। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको टारगेट में रख करके वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें देखिए ये चारों फैक्टर है, इसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं, वीडियो मुफीद हुई कि नहीं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में देखें, यानी इस तरह से लेटा कर देखिए ताकि आपको जो स्लाइड है, पीपीटी है, आपको क्लियर दिखेगी। और इसी के साथ लाइक भी करें। और आपका जो भी कॉमन ग्रुप है, आप बीएड के हों या डीएलएड के स्टूडेंट हों, अपने ग्रुप में मेरे कहने से सेंड कर दीजिए ताकि और लोगों का भला हो जाए, उनका फ़ायदा हो जाए। चलिए देखिए, पहला फैक्टर क्या है डेवलपमेंट का, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, हयातियाती आमिल। फैक्टर के लिए आमिल यानी अमल करने वाला, इसके लिए कहा जाता है फिज़िकल ग्रोथ। जो जिस्मानी नशोनुमा है, फिज़िकल ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस बिहेवियरल डेवलपमेंट। ठीक है, कहा जाता है तबाई नमूद। ठीक है, तबाई नमूद, तबाई मतलब फिज़िकली, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं जिस्मानी। यानी ये जो आपका जिस्मानी नमू है, देखिए ग्रोथ के लिए नमू का लफ्ज़ आता है। जिस्मानी नमू दरअसल इन्फ्लुएंस यानी असरअंदाज होता है किसको, बिहेवियरल यानी बर्ताव की नशोनुमा को। आपको पता है कि अगर आप सही से जिस्मानी तौर पे फिट नहीं हैं तो आपका बिहेवियर भी थोड़ा अलग तरह से रहेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। अगर आप जिस्मानी तौर पे, अभी किसी रात आप मत सोइए, आप जिस्मानी तौर पे फिट नहीं हैं, आप बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ साबित की गई है कि जिस्मानी जो ग्रोथ है इन्फ्लुएंस किसको करती है, बिहेवियरल डेवलपमेंट को। दूसरी चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू कोल एंड मॉर्गन। कोल एंड मॉर्गन क्या कहते हैं इससे मुतालिक, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, इससे मुतालिक कहते हैं कि द ह्यूमन बॉडी यानी इंसान का जो जिस्म है, शोज़ एन ऑर्डरली सीरीज़। वहाँ सारी चीज़ें क्या है, सीरीज़ यानी सिस्टम से चलती है, ऑफ चेंजेस इन साइज़, प्रोपोर्शन एंड फंक्शनिंग। कोई भी चीज़ साइज़ में, यानी उसी के साथ प्रोपोर्शन यानी फेल की सिलसिले में, फंक्शनिंग यानी जो अमल होता है किसी चीज़ का, जो प्रोसेस है उसमें, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, इसके लिए एक लफ्ज़ आता है ओम टू टोम। ये सब कब से चलती है, पैदा होने से, यानी जब बच्चा रहम मादर में है यानी अपने माँ के पेट में है, उसी टाइम से लेकर के ग्रेव यानी मरने तक, यानी कब्र में जाने तक।
ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ रखे हैं। जो डेवलपमेंट है वो ऊम्ब से टोम तक, यानी रहम मादर से और कहाँ तक चलता है, महद, यानी कहा था महद से लहद तक। ठीक है, महद मतलब माँ के गहवारा, और लहद का मतलब क्या होता है, यानी कब्र, यानी मरने तक। ठीक है, इसी के साथ फिजिकल ग्रोथ अकर्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल लॉज, यानी जो जिस्मानी नशोनुमा है, जिस्मानी नशोनुमा किसके अकॉर्डिंग होती है, बायोलॉजिकल लॉज, यानी जो हयातियाती उसूल हैं उसके मुताबिक वो चीज़ डेवलप करती है, नशोनुमा करती है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल लॉ में और क्या चीज़ हैं। जैसे कुछ फैक्टर बयान किए गए हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से 2 साल तक, जिसको जीन पियाजे ने क्या कहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या है, इसमें रैपिड ग्रोथ। अगर आपका सवाल आ गया कि सबसे ज़्यादा बच्चों का ग्रोथ किस उसमें होता है, तो आप क्या लगाएंगे, 0 से 2 साल तक। जीन पियाजे के मुतालिक जो उन्होंने स्टेज बांटी है, कौन सा स्टेज, पहला यानी सेंसरी मोटर। दूसरा है 12 साल की उम्र से सिन्ने बुलूग तक, 12 साल से 18 साल तक आहिस्ता नुमो यानी स्लो ग्रोथ वाक़ होता है। जीन पियाजे एक तो सेंसरी मोटर, एक प्री ऑपरेशनल, एक कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। पहला तो ये है। दूसरा प्री ऑपरेशनल कितना है, 2 से 7 साल। तीसरा क्या है, तीसरा इनका जो है यानी तीसरा कंक्रीट वाला यानी 7 से 11 साल, कहीं कहीं 12 साल लिख के आता है। ठीक है, और आखिरी स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल कब से है, 11 साल से या 12 साल से कब तक, 18 साल तक। WHO कितना मानता है, 19 साल तक, यही है। यानी 12 साल से जो आखिरी स्टेज है, 12 साल की उम्र से सिन्न बुलूग तक, ये क्या है, आपका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उनफान शबाब यानी एडोलेसेंस, जब यानी 18 साल का हो गया में नुमू में दोबारा तेज़ी वाक़ होती, फिर 18 साल के बाद दोबारा फिर ग्रोथ बढ़ता है। उनफान शबाब से बुलूगत तक बहुत आहिस्ता, उनफान शबाब से बुलूगत तक फिर आगे जा कर के थोड़ा सा जो है डेवलपमेंट जो है कम होने लगता है। यानी जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो सब थोड़ा मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं। और क्या चीज़ है, आपको पता है ग्रोथ में क्या है, पहले बताया गया ग्रोथ क्या है, ये जो है क्वांटिटेटिव है, जिसको आप शुमार कर सकते हैं, जिसका आप पैमाना कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उसमें एक चीज़ होता है हाइट यानी कद। हाइट में क्या है, किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका कद 19 या 20 यानी तकरीबन 56 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 56 सेंटीमीटर। इब्तदाई 2 साल में कद में बहुत तेज़ी से इजाफा वाक़ होता है। ठीक है, 7 साल की उम्र तक कद तकरीबन 2 गुना हो जाता है। जब बच्चा 7 साल का होता, आपको पता है सबसे रैपिड ग्रोथ जिसमें पहला सेंसरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 साल में होता है, 7 साल की उम्र तक ये जो है तकरीबन 2 गुना उसका डबल हो जाता है। 7 साल की उम्र से उनफान शबाब तक कद में आहिस्ता आहिस्ता, फिर उधर जो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उनफान शबाब में कद में बहुत तेज़ी से इजाफा होता, फिर 18 साल के बाद फिर तेज़ी से जो है बढ़ता है। अब हम देखेंगे वेट यानी वज़न। पैदाइश के वक्त वज़न 3 से 4 किलोग्राम, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो का, ठीक है, होता है, जिसको कहते हैं 3.5 kg यानी 7 से 8 पाउंड, यानी पाउंड में हम देखेंगे 7 से 8 पाउंड का होता है। इब्तदाई 2 साल की उम्र तक 12 से 13 किलोग्राम वज़न हो जाता है। 2 साल का बच्चा 12 से 13 किलो का होता अगर हेल्दी है तो। अब उसके सर की बात करते हैं। हेड में क्या है, पैदाइश के वक्त सर तकरीबन जिस्म का 1/4 यानी 1/4, 1/4 यानी तकरीबन 22% होता है। उनफान शबाब के इख्तिताम पर सर तकरीबन जिस्म का 1/8, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो 1/8 हिस्सा यानी 12.5% हो जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट कभी कभी पूछते हैं।
आगे देखेंगे बॉडी। बॉडी में क्या है, 6 साल की उम्र तक, ठीक है, धड़ यानी बॉडी पूरा पैदाइश के वक्त के मुकाबले 2 गुना हो जाता है 6 साल में, ठीक है। 6 साल की उम्र से उनफुआने शबाब तक धड़ में दुबलापन रहता है। शुरू में क्या है बच्चा, क्योंकि उसका जिस्म बढ़ता है, मोटा कम रहता है। बुलूगत के बाद से जिस्म की चौड़ाई में इजाफा, जब सारी चीज़ें बढ़ गई फिर वो चीज़ें चौड़ी होती हैं, ठीक है, उसमें इजाफा होने लगता है। अब हम देखेंगे बोन्स, जिसको हम कहते हैं हड्डियाँ। पैदाइश के वक्त किसी भी बच्चे के जिस्म में 270 हड्डियाँ, यानी पैदा होता है बच्चा, बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। बच्चा की उम्र 2 से 3 साल तक पहुँचते पहुँचते हड्डियों की तादाद घटकर 206। शुरू में कितना, 270। धीरे धीरे कुछ हड्डियाँ आपस में मर्ज होकर के एक हड्डी बन जाती है तो 206 हो जाती है बाद में। पैदाइश के वक्त खोपड़ी की 22 हड्डियाँ, यानी उनके सर में 22 हड्डियाँ होती हैं। 2 साल की उम्र तक ये 22 हड्डियाँ जुड़कर एक ही हड्डी बन जाती है। 22 मिलकर के एक हड्डी, एक खोपड़ी बन जाती है। इस तरह जिस्म की बाज़ हड्डियाँ दूसरी हड्डियों से जुड़ने की वजह से हड्डियों की तादाद घटकर 206। ये पूछा जाए कि एक अगर इंसान हो यानी एडोलेसेंस है तो कितनी हड्डियाँ होंगी, 206। पैदाइश के टाइम कितना, 270, ठीक है। और खोपड़ी में जब पैदा होता खोपड़ी में कितनी हड्डी, 22 होती है, बाद में 1 हो जाती है। ये सब फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे है दांत। जाहिर सी बात है दांत भी नशोनुमा का एक हिस्सा है। तीत क्या है, पैदाइश के वक्त बच्चों के मुंह में दांत बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है दांत नहीं होता, ठीक है। 6 माह की उम्र में दांत निकलने, जब 6 माह का हो जाता तो धीरे धीरे उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। 1 साल की उम्र तक 4 दांत निकल आते हैं। 4 दांत यानी ऊपर नीचे के, ये जो है सनाए उलिया सनाए सुफला, ठीक है, ऊपर के 2 नीचे के 2। और 2.5 साल की उम्र तक 20 दांत, जब 2.5 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांत निकल आते हैं। ये तमाम दांत दूध के दांत होते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरकर मुस्तकिल दांत आ जाते हैं। उनफुआने शबाब या बुलूगत की उम्र तक 28 दांत आखिर में होते हैं। आखिर के 4 दांत जिसको कहते हैं अकल वाले दांत, ठीक है। सिन्ने बुलूग के बाद बहुत से लोगों को 30 साल 35 साल, बहुत से लोगों को आता भी नहीं, ठीक है। 35 साल के बाद में आते हैं। सबसे आखिर में आने वाले ये 4 दांत दरअसल अक्ल दाढ़ यानी विजडम टूथ कहलाते हैं, यानी अक्लमंदी के दांत कहलाते हैं, जो आखिर में सबसे बाद में आते हैं। 2.5 साल की उम्र तक आने वाले, ठीक है, 20 दांत ही दूध के दांत यानी गैर मुस्तकिल दांत हैं, जो 6 से 9 साल की उम्र तक गिर कर यानी निकल कर दोबारा मुस्तकिल दांत आते हैं। आखिर में आने वाले 4 दांत यानी विजडम टूथ का मुंह में कोई ख़ास काम, उसका कोई ख़ास काम नहीं होता। अगर इन दांतों को किसी वजह से निकाल भी दिया जाता तो कोई ख़ास फ़र्क, देखिए जो आखिर का जो दांत होता है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, और नहीं तो हर दांत का एक इफ़ेक्ट होता है। आप जब तलफ़ुज़ करेंगे, तलफ़ुज़ की अदायगी में दांतों का बहुत ज़्यादा दखल होता है। आप देखेंगे जिनके दांत नहीं वो सही से अल्फाज का तलफ़ुज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आखिर के जो 12 दांत हैं, इससे क्या है, जिसको आप तवाहिन यानी चक्की कहते हैं, जिससे खाना पिसता है, हर एक चीज़ का खाने में बहुत अहम रोल है, ठीक है, नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलिए। आगे है नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब नसों से, जिसको आप नस कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। नर्वस सिस्टम का बहुत अहम रोल है। पैदाइश से पहले ही रहम मादर में यानी फ्यूटस में असबी निज़ाम की नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। पैदाइश के बाद भी 3 साल की उम्र तक असबी निज़ाम की नशोनुमा यानी इसका एक सिस्टम है, इसकी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। 3 साल की उम्र के बाद से असबी निज़ाम की नशोनुमा में आहिस्तगी वाक़ हो जाती है। लड़के लड़कियों के असबी निज़ाम की नशोनुमा की शरह उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ, यानी लड़कों की अलग लड़कियों की अलग होती है। आगे देखते हैं।
कायनात का सबसे पेचीदा तरीन मशीन इंसानी दिमाग है, यानी इंसान का जो दिमाग है ये सबसे पेचीदा है। दिमागी असबी निज़ाम का एक हिस्सा, दिमाग भी जो है असबी यानी नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। दिमाग के अफ़आल में कोई भी इंसान मसनूई तौर पर इजाफ़ा नहीं कर सकता, यानी जो दिमाग का काम है उसमें कोई इंसान इजाफ़ा नहीं कर सकता। यानी दिमाग बनी नौई इंसान को कुदरत का एक तोहफ़ा है, बल्कि अनमोल तोहफ़ा है। ठीक है, कोई भी काम होता है दिमाग कहता है तब इंसान वो काम करता है। इंसानी जिस्म के दूसरे आज़ा मसलन क्या क्या, गुर्दे और दिल वग़ैरह के लिए, ठीक है, डॉक्टर्स और साइंसदान मसनूई मशीन तैयार करते हैं। गुर्दा भी, दिल भी, ये सब दूसरे का भी लग जाता है, लेकिन दिमाग अभी तक नहीं पता चला कि दिमाग भी बदला जाता है। लेकिन दिमाग के लिए कोई मसनूई मशीन आज तक तैयार नहीं की गई। ठीक है, साइंसदानों के मुताबिक कोई भी इंसान अपने दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसका कुछ फ़ीसद इस्तेमाल करते हैं। 5 से 6 साल की उम्र तक बच्चों के जिस्म में 50% आसबी खले एक दूसरे से मरबूत हो जाते हैं, यानी जो ये नर्वस वाले जो सिस्टम है 50% 6 साल तक एक दूसरे से मिल जाते हैं। आगे है नर्वस सिस्टम, यानी असबी निज़ाम की 2 किस्में पाई जाती हैं। एक होता है सेंट्रल, जिसको मरकज़ी कहते हैं, मरकज़ी नर्वस सिस्टम। दूसरा पेरिफेरल, पेरिफेरल जो यानी रास्त यानी जो डायरेक्ट वाला होता है, मुहीत होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मरकज़ी आसबी निज़ाम 3 तरह, जो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी 3 किस्में हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नंबर 1 दिमाग यानी ब्रेन आता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो ये रीढ़ की पीछे वाली हड्डी जो बोन होती है रीढ़ की, ये लंबी सी इन या जो ये सब हड्डियाँ पीछे पीठ की बनी रहती हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये रीढ़ की जो हड्डी है ये भी किसमें है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। नंबर 3 जो है नर्वेस यानी जो नसें हैं। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें दाखिल होती हैं। आगे हम देखते हैं इसके और कुछ फैक्ट। दरमियानी असबी निज़ाम दिमाग, ठीक है। आगे है नखाई यानी डोर, जिसको आप ये जो पीछे वाली जो बोन्स हड्डियां हैं, ठीक है, रीढ़ की, उसको कहते हैं, और नसों पर मुश्तमिल है। और ये नसें सारे जिस्म में फैली हुई, जाहिर सी बात है पूरे जिस्म में नस फैली हुई है। रास्त असबी निज़ाम दिमाग से मखसूस आज़ा तक, मसलन आँख, कान, दिल, गुर्दे वगैरह तक रास्त नसों पर मुश्तमिल होता है। रास्त असबी निज़ाम जुमला 13 यानी 13 जोड़ नसों यानी नर्वस पर मुश्तमिल है। ये तीनों निज़ाम है 13 नसों पर मुश्तमिल। जैसे मसलन दिमाग से आँख को जोड़ने वाली नस, यानी दिमाग से आँख को जोड़ने वाली एक नस होती है। ठीक है, दिमाग से दिल को होते हुए गुर्दों के ऊपर पाए जाने वाले, ठीक है, गुदूद यानी एड्रेनल ग्लैंड्स को जोड़ने वाली नस। ठीक है, कहने का मकसद है कि सारी नसें एक दूसरे से मिली होती, सबका कनेक्शन दिमाग से होता है। एक होता है दुरुस्त असबी निज़ाम में, यानी बिल्कुल हेल्दी इंसान है, दिमाग से मखसूस आज़ा तक नसों की हमला, ठीक है, 13 यानी जुमला 13 जोड़ियाँ पाई जाती। टोटल कितना है, 13 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। ये नसें आज़ा को दिमाग से रास्त अहकामात यानी डायरेक्ट जो है अपना हुक्म नाफिज कराती हैं। असबी निज़ाम की इकाई, ठीक है, यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को यानी न्यूरॉन कहा जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की यानी बाफ्तों में न्यूरॉन फैले हुए होते हैं। अब आगे चलिए, हमने देख लिया बायोलॉजिकल फैक्टर में कितनी चीज़ें हैं। अब हमें ये देखना है कि इसको हम अपने एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एज अ टीचर आप किस तरह से आप अपनी क्लास में नाफिज करेंगे। ठीक है, हयातियाती नशोनुमा की वजह से घर के अंदर यानी इंडोर, घर में, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम घर में रहता है, इसी के साथ घर से बाहर आउटडोर काम में सहूलत होती है। हयातियाती नशोनुमा में कमी की वजह से मुख्तलिफ़
व रोज़मर्रा के कामकाज में किसी कदर मुश्किल पेश आ सकती है। बच्चे इब्तदाई में अपने आज़ा को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, उनकी तमाम हरकतें बेमाना होती हैं, लेकिन हयातियाती नशोनुमा की वजह से आज़ा के इस्तेमाल में तरक्की होती है। आगे देखिए, जिस्मानी नशोनुमा की मालूमात उस्ताद की उम्मीदों को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है। 14 से 15 साल के लड़के लड़कियों की हयातियाती नशोनुमा यानी बायोलॉजिकल जो उनका डेवलपमेंट है मुख्तलिफ होती है। अगर उस्ताद को इनकी मालूमात हो तो लड़कों को उनकी नशोनुमा के लिहाज से, लड़कियों को उनकी नशोनुमा के लिहाज से पढ़ाता है। कसरत यानी एक्सरसाइज, जिसको आप वर्जिश कहते हैं, वर्जिश से अज़लात को मज़बूत, जो सब मसल्स हैं उसको मज़बूत बनाया जा सकता है, जिसमें फुर्ती पैदा की जा सकती है। कसरत यानी वर्जिश हमारे जिस्म के अंदरूनी बैरूनी निज़ाम को, मुदाफ़ाती निज़ाम को मज़बूत करती है, जिससे जो यानी बीमारियों से लड़ने वाले जो सेल हैं और हार्मोन से वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होगा। तो बच्चों का एक पीरियड खेल का होता है, उसमें हम खेल खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, पीटी कराते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आगे है कि कम कद वाले वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर और मुनासिब ग़िज़ा फ़राहम करके उनके कद में बढ़ोतरी ला सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पता होगा तो जैसे बहुत से ऐसी विटामिन्स हैं, जैसे कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा देने की वजह से बच्चों की कद में इजाफ़ा के कवी इम्कानात पैदा हो जाते हैं। बच्चों को ग़िज़ा में लोग बताते हैं, छोटे बच्चे को गाय का दूध फराहम करने की वजह से उनका हज़मी निज़ाम यानी खाना को हज़म करने का निज़ाम मज़बूत हो जाता है और रंग में भी निखार आता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा या खुराक यानी बैलेंस डाइट के ज़रिए मुकम्मल हार्मोनल नशोनुमा को हासिल किया जा सकता है। एज़ अ टीचर आपको पता होगा तो इसको इंडोर आउटडोर भी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आगे है हयातियाती आमिल ज़हनी नशोनुमा में मददगार होता है, यानी एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग का पाया जाना आईने मुमकिन है। अगर आपका जिस्म फिट होगा तो आपका दिमाग भी सही से चलेगा। आगे है सेहतमंद दिमाग का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दिमाग हमेशा मुस्बत पहलू की तरफ ही काम करे। दिमाग का मुस्बत होना माहौल और तरबियत पर भी मुनहसिर है, यानी किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को मिला है और इसी के साथ बच्चे की तरबियत किस तरह से हुई है। चलिए, अच्छा माहौल अच्छी तरबियत का तारुफ हर फ़र्द के पास मुख्तलिफ होता है। मुतवाज़िन खुराक यानी बैलेंस डाइट, इसी के साथ एक्सरसाइज यानी वर्जिश के ज़रिए जिस्मानी खूबसूरती में इजाफ़ा किया जा सकता है। आगे चलिए, आगे है किसी शख्स का चेहरा खूबसूरत हो लेकिन उसको तोंद यानी उसका पेट निकला हुआ हो, उसकी खूबसूरती मात पड़ जाती है। इसी तरह कोई शख्स कबूल सूरत हो लेकिन उसका जिस्म गठीला हो तब वो अच्छा नज़र आता। खूबसूरत है, जिस्म भी गठीला हो तो अच्छा नज़र आता है। यानी कुदरती खूबसूरती के अलावा मुतवाज़िन खुराक लेकर और कसरत करके अपने जिस्म की खूबसूरती को चार चांद लगाया जा सकता है। जिस्मानी नशोनुमा की मालूमात वालिदैन और बच्चों में भी हो तब सब मिलकर यानी वालिदैन, बच्चे, असातिज़ा यानी टीचर्स बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के ज़ामिन बन सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा फैक्टर जो था साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी नफ्सियाती आमिल। ये क्या है? बच्चे पैदाइश से ही हर किस्म की तकलीफ़ का इजहार रो कर करते हैं। पैदा होता है, तकलीफ़ होती है, रोता। अगर रोए ना तो लोग रोएंगे, क्योंकि रोएगा नहीं तो इसका मतलब वो ज़िंदा नहीं है। मसलन छोटे में बच्चे को भूख लगती है, रोने लगता है। गीला लगने पर तकलीफ़ का इजहार, किसी भी किस्म की जिस्मानी तकलीफ़ का इजहार हुआ तो क्या है? ये साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी रो करके करता है। आगे देखिए, बच्चे गैर मामूली आवाज़ पर चौंकते हैं। कोई चीज़ जो नहीं सुने हैं, जैसे हारन की आवाज़, तेज़ कोई आवाज़ है, बच्चे चौंकने लगते हैं। बच्चे नरम व सख्त व गर्म व ठंडा को पहचानते हैं। ठीक है, बच्चे चमकीली और बड़ी अशिया को गौर से देखते हैं। भूख के इजहार के लिए, तकलीफ़ के इजहार के लिए अलहदा तरीक़ों से रोते हैं।
तकलीफ़ है तो बहुत तेज़ से रोएगा, भूख है तो थोड़ा एक अलग अंदाज से रोएगा। 2 माह की उम्र में बच्चे आवाज़ों पर नज़रों और सर को घुमाने के काबिल हो जाते हैं। 2 माह के बाद कोई बुलाए तो अपने सर भी घुमा करके देखने लगते हैं, ठीक है। और बच्चे भी जानने लगते हैं कि कब आप गुस्से में बोल रहे हैं, कब आप अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। इतने हसास होते हैं। 4 माह की उम्र में अशिया को पकड़ने में हाथों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। 6 माह की उम्र में गुस्सा और शफ़क़त में फ़र्क आपको उससे पता चल जाएगा। आपने तेज़ बोला, समझ जाएगा कि आप गुस्से में हैं। शफ़क़त में बोल रहे हैं, उसको भी महसूस होने लगता है 6 माह के बच्चे को। 8 माह की उम्र में, ठीक है, खिलौनों को पसंद करता है। 8 साल का बच्चा खिलौना दे तो खूब खेलता है। 10 माह की यानी 8 महीने का 10 महीने की उम्र में आवाज़ों हरकतों को नकल करने लगता है। अगर कोई बोलता है बा बा बेटा अल्लाह बोलो तो वो बोलने लगता है। कब? 10 माह की। 1 साल की उम्र में अल्फाज कहने लगता है, यानी मिला मिलाकर अल्फाज बोलने लगता है। मसलन 1 साल का बच्चा किस तरह से, जैसे माँ अगर उसको बुलवाओ बोलने लगेगा, दादा, नाना, बाबा, ये सब आसान वाले अल्फाज। फिर आगे है 2 साल की उम्र में बच्चे जुमले कहने के काबिल। 2 साल का उम्र में बच्चा थोड़ा मिला करके बोलने लगे। लेकिन आजकल बच्चे क्या हैं, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। माँ बाप क्या हैं, अपना किसी काम में बच्चे को मोबाइल दे दिए। इससे क्या होता है, बच्चे जब किसी से बात नहीं करेंगे, पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा, बच्चे का बोलना बाद में होता है। 2.5 साल 3 साल पे बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। 3 साल की उम्र में बच्चे अपना नाम, अपने भाई बहन का नाम बताने के काबिल हो जाते हैं। 4 साल की उम्र तक बच्चे गिनती, हुरूफ और छोटे और बड़े का फ़र्क समझने के काबिल हो जाते हैं। हुरूफ सीखने और लिखने के भी काबिल हो जाते हैं। 5 साल की उम्र में रंगों में फ़र्क करने लगता है 5 साल का बच्चा, ठीक है। इसी एतबार से आपके जो सलेबस बच्चों के यानी नर्सरी, LKG, UKG के सलेबस इसी साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है इसी को जहन में रख करके बनाया जाता है। आखिर में क्या है, सोशल फैक्टर यानी सामाजिक जो है फैक्टर क्या है, बच्चे 2 माह की उम्र में आवाज़ों को पहचानने लगते हैं और दूसरों को पास देखकर मुस्कुराते हैं, यानी 2 महीने का बच्चा। 3 माह की उम्र में माँ को पहचानने लगता है। 4 माह की उम्र में करीब आने वालों पर तवज्जो करने के काबिल हो जाता है, तहरीक पर खुश होते हैं। 6 माह की उम्र में अजनबियों से खैफ। 6 माह का बच्चा कोई नया आ गया तो उससे डरने लगते, रोने लगते हैं। 1 साल की उम्र में ताकीद की पाबंदी करने के काबिल हो जाते हैं। 2 साल की उम्र में बड़ों का हाथ बटाने की कोशिश कर। 2 साल की उम्र का तो बच्चे पानी ले आओ पानी लाएगा, दस्तरखान ले आओ दस्तरखान लाएगा, कलम ले आओ पेन लेकर आएगा। 3 साल की उम्र में हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर, 3 साल की उम्र के लिए पीयर ग्रुप चाहिए, ठीक है। 4 साल की उम्र में अपने और पराये में फ़र्क महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा आपका पूरा हो गया। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। जाने से पहले आप कमेंट करके यानी फीडबैक देकर ज़रूर जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। और इसके अलावा दूसरी वीडियो जैसे उर्दू लैंग्वेज की, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारी वीडियो मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बस आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।